Hi guys, welcome back to my channel. This is me Divya, and today I am teaching the chapters political science chapter, politics in Indian since independence. ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ सेकंड वाला, इरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस। तो गाइस ये चैप्टर जो है, आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है। अगर आप उससे कनेक्टेड रहोगे देन यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि इस चैप्टर में क्या है और पिछले चैप्टर में क्या था। सो गाइस, मैं ये चैप्टर में क्या है, इसका जो पहला टॉपिक है चैलेंजिंग ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना था इसमें। तो पहले क्या पढ़ा था हमने कि जो पहले चैप्टर में क्या था, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहले चैप्टर में क्या था। चैलेंजिंग ऑफ द नेशन बिल्डिंग, कि जो नया नेशन हमने बनाया था जब हम फ्रीडम हुए थे, हमें फ्रीडम मिली थी, तो क्या हुआ था, उसके बाद हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे। पार्टीशन का, जैसे पार्टीशन हुआ था, और 3 चैलेंजेस क्या क्या थे वो। और उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थे, कि अंडर प्रिंसली ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया था कि तुमको अपना अलग स्टेट बनाना है, या तुमको पाकिस्तान के साथ जाना है, या इंडिया के साथ रहना है। वो सब प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉर्ट आउट करना था। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स थे वो हमारे आए। कोई हमें ऐसी फ्रीडम नहीं मिली 26 जनवरी 1950 को, हमें ऐसी फ्रीडम नहीं मिली। उसके बाद तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। तो उसके साथ में रहकर जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कैसे अपनी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और वन पार्टी डोमिनेंस मतलब क्या है वो हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि इसमें यू नो द आइडिया ऑफ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि हमारे क्या क्या परिस्थितियाँ थी, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जब हमारा देश फ्रीडम मिली थी उनको। और उसके बाद हमें न्यू बॉर्न इंडिया क्यों बोलते हैं उसको, कि जब ब्रिटिशर्स के रूल के बाद हमको जो फ्रीडम मिली थी उसको न्यू बॉर्न इंडिया बोलते हैं। तो क्या है कि जो इसमें हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसमें क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खाली इंडिया में अपनी कॉलोनी नहीं बना रखी थी, बहुत सारे देशों में भी अपनी कॉलोनी बना रखी थी और उसको उसके बाद जब हमारा क्या था, हमारी इकनॉमी भी वीक थी। और जो ये इसको इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए, इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन भी कैसे कंडक्ट हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। तो वो सब ये सब था इसमें। तो क्या था, हमारा जो थी वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन वर, जो कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन फिर भी जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। उन्होंने ये सोचा था, और दूसरी कंट्रियों ने तो ये सोचा था कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे और हम लोग ऐसे ही नॉर्मल वे में रहेंगे। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करा था, पॉलिटिक्स के थ्रू अंडर उन्होंने ये सब किया था। पॉलिटिक्स करके उन्होंने पॉलिटिक्स को पॉजिटिव वे में लिया था, नेगेटिव वे में नहीं लिया था। क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम खाली पॉलिटिक्स करें और बस खाली अपने बारे में ही सोचें। उन्होंने ये सोचा था कि हमें इंडिपेंडेंट भारत बनाना है और हमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, वोटिंग का वो करना है, वो सब ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। कि भाई जब हम अपनी पॉलिटिक्स को चूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, वो हमें आंसर भी देगी। हमें 2 विजिबल वे हैं जो हमें, मेन इनका जो पर्पस था कि हमारे देश को हमें स्वतंत्रता दिलानी है। हर एक जो नागरिक था सबके बारे में सोचना है, खाली ये नहीं कि एक राजा है और बाकी सब नौकर हैं, वो सब नहीं करना था। और जो जो उन्होंने राइट डिसीज़न लेके हमारी इकनॉमी को भी और हमारे देश को भी इंडिपेंडेंट बनाया था। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 24 जनवरी 1950 को इस पर सिग्नेचर हुए थे। एंड देन इफेक्ट ऑफ 26 जनवरी 1950 को उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था हमारा। तो इंटर्म गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट के अंडर पहले ये चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे लीडर्स थे जो उन्होंने वोटिंग का वो स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, उसके बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो था सेटअप हुआ था,
1950 में सुकुमार सेन जो थे, सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशनर बने थे। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। ये आ सकता है कि हु वॉज फर्स्ट फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे? सुकुमार। एंड देन कंट्री में फर्स्ट इलेक्शन एक्सेप्टेंस कब हुआ था? 1950 में। 1950 में जो हमारा इलेक्शन का फर्स्ट वो डिसाइड हुआ था कि हाँ भाई इलेक्शन होंगे। तो उसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसे ही कोई डिसाइड नहीं हो चुका था कि हाँ भाई बोला और हो गया। उसमें क्या होता है, कैंपेन करना पड़ता है, बहुत सारे पार्टी के वर्क होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है जो ऑनेस्ट होते हैं, अपनी उसके लिए ऑनेस्टी से काम करते हैं। तो क्या होता है, इकनॉमी की जो हमारी वीक थी उसको भी कवर करना था, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन करना होता है उसमें फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हो जाता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थे, क्या क्या? एक तो फ्री फेयर इलेक्शन करना, कि चीटिंग नहीं करना। फॉर फ्री फेयर इलेक्शन होते थे, हुए हैं और अब भी होते हैं। तो फ्री फेयर इलेक्शन होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि क्या है कि इलेक्शन से पहले बनाई जाने वाली जो वो होती थी, प्लानिंग होती थी, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो क्या है, इसमें बहुत सारे पहले क्या होता है, नाम कलेक्ट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी हमारे वोटिंग में घर घर जाके सबके नाम कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है उस वोटिंग के लिए, 18 से अबव है, अंडर 18 है, पूरे घर के सबके बंदों के नाम लिखवाए जाते हैं। तो वो सब होता था। तो उसमें बहुत सारे वो प्रॉब्लम थे। तो सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफ रोल वार पब्लिश हुआ था, और 40 लाख लोग वुमेन्स थी जो उनके जो रिकॉर्ड्स में नाम ही नहीं थे। इसमें जैसे क्या है कि नाम लिखे जाते थे, पहले क्या था कि वुमेन्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, आप लोग को भी पता है, और आउट ऑफ कंट्री भी ये सब होता था। पहले आपको मालूम है कि जब कोई राइटर वुमेन होती थी, वो क्या करती थी कि कोई भी बुक लिखती थी, कुछ भी पोएम लिखती थी, तो उसके नीचे उसका नाम मेंशन नहीं किया जाता था। खाली क्या था कि जो कोई उसको पब्लिश कराता था या कोई बड़ा पोएट होता था, उसके अंडर वो बुक छपती थी, पर वो वुमेन्स का नाम मेंशन नहीं किया जाता था कि कौन पोएट है। तो क्या है, इसमें भी ऐसे ही था कि जैसे 40 लाख औरतें थी, उनका रिकॉर्ड ही नहीं था उसमें, और जो वाइफ और जो डॉटर्स थी उनके आगे क्या लिखा जाता था, जैसे कोई वाइफ है तो मिसेस गुप्ता, मिसेस शर्मा, मिसेस कपूर, ऐसे लिखा जाता था, नाम मेंशन नहीं किया जाता था पूरा। जैसे माय नेम इज़ दिव्या, तो आई एम दिव्या चूचरा, नॉट मेंशन विद माय हस्बैंड नेम। तो ऐसे नाम मेंशन किया जाता था। और जो डॉटर्स होती थी, बेटियां होती थी, उनका पेरेंट्स के साथ में, मतलब उसके पापा का नाम मेंशन कर दिया और वो उसके साथ में उसका नाम मेंशन, ऐसा हो गया। तो क्या था कि ये सब प्रॉब्लम्स आए, और उसमें क्या था कि जब औरतों को हक नहीं, वुमेंस को हक नहीं दिया जाएगा, तो वो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसे कौन वोट दे रहा है, कौन कितनी बार वोट दे रहा है, कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत नेसेसिटी थी इस चीज़ की। तो क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा वो था टाइम जिसमें ये इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, तो उसमें 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। 17 करोड़, दिस इज मेंशन देयर, क्वेश्चन आ सकता है इसका। और 17 करोड़ वोटर्स थे, और 3200 MLAs थे, जिसमें से 488 मेंबर्स थे लोकसभा के, और 15% एलिजिबल वोटर्स थे जो लिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे थे। बाकी सब तो थे ठीक है, लेकिन जो एलिजिबल थे, पढ़े लिखे थे, वो सब जो थे सिर्फ 15% थे। तो इसके लिए वोट के लिए नाउ ऑल आर गिविंग द वोट। आई डोंट नो हु इज़ लिटरेट, वहाँ कोई मेंशन नहीं होता है कि लिटरेट है कि नहीं। तो वो सब क्या है, जैसे ऑन रिकॉर्ड था, तो वो क्या था, खाली ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना था, ऑन पेपर रिकॉर्डिंग होती है। तो फिर वो सब उसमें मेंशन किया जाता था कि ये सब कितने लोग लिटरेट थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी दिव्या, and today I am teaching the chapters, political science chapter, politics in Indian since independence। ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ सेकंड वाला,
इरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस। तो गाइस ये चैप्टर जो है आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है। अगर आप उससे कनेक्टेड रहोगे देन यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि इस चैप्टर में क्या है और पिछले चैप्टर में क्या था। सो गाइस मैं ये चैप्टर में क्या है, इसका जो पहला टॉपिक है चैलेंजिंग ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना था इसमें। तो पहले क्या पढ़ा था हमने कि जो पहले चैप्टर में क्या था, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहले चैप्टर में क्या था। चैलेंजिंग ऑफ द नेशन बिल्डिंग, कि जो नया नेशन हमने बनाया था जब हम फ्रीडम हुए थे, हमें फ्रीडम मिली थी, तो क्या हुआ था उसके बाद हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे। पार्टीशन का, जैसे पार्टीशन हुआ था, और 3 चैलेंजेस क्या क्या थे वो। और उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थे कि अंडर प्रिंसली ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया था कि तुमको अपना अलग स्टेट बनाना है, या तुमको पाकिस्तान के साथ जाना है, या इंडिया के साथ रहना है। वो सब प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉर्ट आउट करना था। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स थे वो हमारे आए। कोई हमें ऐसी फ्रीडम नहीं मिली 26 जनवरी 1950 को, हमें ऐसी फ्रीडम नहीं मिली। उसके बाद तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। तो उसके साथ में रहकर जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कैसे अपनी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और वन पार्टी डोमिनेंस मतलब क्या है वो हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि इसमें यू नो द आइडिया ऑफ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि हमारे क्या क्या परिस्थितियाँ थी, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जब हमारा देश फ्रीडम मिली थी उनको। और उसके बाद हमें न्यू बॉर्न इंडिया क्यों बोलते हैं उसको, कि जब ब्रिटिशर्स के रूल के बाद हमको जो फ्रीडम मिली थी उसको न्यू बॉर्न इंडिया बोलते हैं। तो क्या है कि जो इसमें हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसमें क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खाली इंडिया में अपनी कॉलोनी नहीं बना रखी थी, बहुत सारे देशों में भी अपनी कॉलोनी बना रखी थी और उसको उसके बाद जब हमारा क्या था, हमारी इकनॉमी भी वीक थी। और जो ये इसको इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए, इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन भी कैसे कंडक्ट हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। तो वो सब ये सब था इसमें। तो क्या था हमारा जो थी वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन वर, जो कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन फिर भी जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। उन्होंने ये सोचा था, और दूसरी कंट्रियों ने तो ये सोचा था कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे और हम लोग ऐसी नॉर्मल वे में रहेंगे। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करा था, पॉलिटिक्स के थ्रू अंडर उन्होंने ये सब किया था। पॉलिटिक्स करके उन्होंने पॉलिटिक्स को पॉजिटिव वे में लिया था, नेगेटिव वे में नहीं लिया था। क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम खाली पॉलिटिक्स करें और बस खाली अपने बारे में ही सोचें। उन्होंने ये सोचा था कि हमें इंडिपेंडेंट भारत बनाना है और हमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, वोटिंग का वो करना है, वो सब ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। कि भाई जब हम अपनी पॉलिटिक्स को चूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, वो हमें आंसर भी देगी। हमें 2 विजिबल वे हैं जो हमें मेन उनका जो पर्पस था कि हमारे देश को हमें स्वतंत्रता दिलानी है। हर एक जो नागरिक था सबके बारे में सोचना है, खाली ये नहीं कि एक राजा है और बाकी सब नौकर हैं, वो सब नहीं करना था। और जो जो उन्होंने राइट डिसीज़न लेके हमारी इकनॉमी को भी और हमारे देश को भी इंडिपेंडेंट बनाया था। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 24 जनवरी 1950 को इस पर सिग्नेचर हुए थे। एंड देन इफेक्ट ऑफ 26 जनवरी 1950 को उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था हमारा। तो इंटर्म गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट के अंडर पहले ये चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे लीडर्स थे जो उन्होंने वोटिंग का वो स्टार्ट किया। तो क्या हुआ उसके बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो था सेटअप हुआ था 1950 में। सुकुमार सेन जो थे, सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन बने थे। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि हु वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, सुकुमार।
एंड देन कंट्री में फर्स्ट इलेक्शन एक्सेप्टेंस कब हुआ था? 1950 में। 1950 में जो हमारा इलेक्शन का फर्स्ट वो डिसाइड हुआ था कि हाँ भाई इलेक्शन होंगे। तो उसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसे ही कोई डिसाइड नहीं हो चुका था कि हाँ भाई बोला और हो गया। उसमें क्या होता है, कैंपेन करना पड़ता है, बहुत सारे पार्टी के वर्क होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है जो ऑनेस्ट होते हैं, अपनी उसके लिए ऑनेस्टी से काम करते हैं। तो क्या होता है, इकनॉमी की जो हमारी वीक थी उसको भी कवर करना था, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन करना होता है उसमें फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हो जाता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थे, क्या क्या? एक तो फ्री फेयर इलेक्शन करना, कि चीटिंग नहीं करना। पर फ्री फेयर इलेक्शन होते थे, हुए हैं और अब भी होते हैं। तो फ्री फेयर इलेक्शन होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि क्या है कि इलेक्शन से पहले बनाई जाने वाली जो वो होती थी, प्लानिंग होती थी, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो क्या है, इसमें बहुत सारे पहले क्या होता है, नाम कलेक्ट होते हैं। जैसे हम यहाँ पे भी हमारे वोटिंग में घर घर जाके सबके नाम कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है उस वोटिंग के लिए, 18 से अबव है, अंडर 18 है, पूरे घर के सबके बंदों के नाम लिखवाए जाते हैं। तो वो सब होता था। तो उसमें बहुत सारे वो प्रॉब्लम थे। तो सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफ रोल वार पब्लिश हुआ था और 40 लाख लोग वुमेन्स थी जो उनके जो रिकॉर्ड्स में नाम ही नहीं थे। इसमें जैसे क्या है कि नाम लिखे जाते थे, पहले क्या था कि वुमेन्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, आप लोग को भी पता है। और आउट ऑफ कंट्री भी ये सब होता था। पहले आपको मालूम है कि जब कोई राइटर वुमेन होती थी, वो क्या करती थी कि कोई भी बुक लिखती थी, कुछ भी पोएम लिखती थी, तो उसके नीचे उसका नाम मेंशन नहीं किया जाता था। खाली क्या था कि जो कोई उसको पब्लिश कराता था या कोई बड़ा पोएट होता था, उसके अंडर वो बुक छपती थी, पर वो वुमेन्स का नाम मेंशन नहीं किया जाता था कि कौन पोएट है। तो क्या है, इसमें भी ऐसे ही था कि जैसे 40 लाख औरतें थी, उनका रिकॉर्ड ही नहीं था उसमें। और जो वाइफ और जो डॉटर्स थी, उनके आगे क्या लिखा जाता था, जैसे कोई वाइफ है तो मिसेस गुप्ता, मिसेस शर्मा, मिसेस कपूर, ऐसे लिखा जाता था, नाम मेंशन नहीं किया जाता था पूरा। जैसे माय नेम इज़ दिव्या, तो आई एम दिव्या चूचरा, नॉट मेंशन विद माय हस्बैंड नेम। तो ऐसे नाम मेंशन किया जाता था। और जो डॉटर्स होती थी, बेटियां होती थी, उनका पेरेंट्स के साथ में, मतलब उसके पापा का नाम मेंशन कर दिया और वो उसके साथ में उसका नाम मेंशन, ऐसा हो गया। तो क्या था कि ये सब प्रॉब्लम्स आए। और उसमें क्या था कि जब औरतों को हक नहीं, वुमेंस को हक नहीं दिया जाएगा, तो वो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसे कौन वोट दे रहा है, कौन कितनी बार वोट दे रहा है, कैसे पता चलेगा? तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत नेसेसिटी थी इस चीज़ की। तो क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा वो था टाइम जिसमें ये इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, तो उसमें 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे। 17 करोड़, दिस इज मेंशन देयर, क्वेश्चन आ सकता है इसका। और 17 करोड़ 3200 MLAs थे, जिसमें से 481 मेंबर्स थे लोकसभा के। और 15% एलिजिबल वोटर्स थे जो लिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे थे। बाकी सब तो थे ठीक है, लेकिन जो एलिजिबल थे, पढ़े लिखे थे, वो सब जो थे सिर्फ 15% थे। तो इसके लिए वोट के लिए नाउ ऑल आर गिविंग द वोट। आई डोंट नो हु इज़ लिटरेट, वहाँ कोई मेंशन नहीं होता है कि लिटरेट है कि नहीं। तो वो सब क्या है, जैसे ऑन रिकॉर्ड था, तो वो क्या था, खाली ऐसे रिकॉर्ड नहीं करना था, ऑन पेपर रिकॉर्डिंग होती है। तो फिर वो सब उसमें मेंशन किया जाता था कि ये सब कितने लोग लिटरेट थे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी दिव्या, एंड टुडे आई एम टीचिंग द चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस चैप्टर, पॉलिटिक्स इन इंडियन सिंस इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर मैं पढ़ाने वाली हूँ सेकंड वाला, इरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस। तो गाइस, ये चैप्टर जो है, आपने पिछला चैप्टर पढ़ा होगा, उससे रिलेटेड है। अगर आप उससे कनेक्टेड रहोगे देन यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि इस चैप्टर में क्या है और पिछले चैप्टर में क्या था।
सो गाइस, मैं ये चैप्टर में क्या है, इसका जो पहला टॉपिक है चैलेंजिंग ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट क्या है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना था इसमें। तो पहले क्या पढ़ा था हमने कि जो पहले चैप्टर में क्या था, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कि पहले चैप्टर में क्या था। चैलेंजिंग ऑफ द नेशन बिल्डिंग, कि जो नया नेशन हमने बनाया था जब हम फ्रीडम हुए थे, हमें फ्रीडम मिली थी, तो क्या हुआ था, उसके बाद हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए थे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे। पार्टीशन का, जैसे पार्टीशन हुआ था, और 3 चैलेंजेस क्या क्या थे वो। और उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट थे, कि अंडर प्रिंसली ब्रिटिशर्स ने क्या कह दिया था कि तुमको अपना अलग स्टेट बनाना है, या तुमको पाकिस्तान के साथ जाना है, या इंडिया के साथ रहना है। वो सब प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉर्ट आउट करना था। तो वो सब जो प्रॉब्लम्स थे वो हमारे आए। कोई हमें ऐसी फ्रीडम नहीं मिली 26 जनवरी 1950 को, हमें ऐसी फ्रीडम नहीं मिली। उसके बाद तो हमने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। तो उसके साथ में रहकर जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कैसे अपनी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। और 1 पार्टी डोमिनेंस मतलब क्या है वो हम पढ़ेंगे इसमें आगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि इसमें यू नो द आइडिया ऑफ डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको पता है कि हमारे क्या क्या परिस्थितियाँ थी, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जब हमारा देश फ्रीडम मिली थी उनको। और उसके बाद हमें न्यू बॉर्न इंडिया क्यों बोलते हैं उसको, कि जब ब्रिटिशर्स के रूल के बाद हमको जो फ्रीडम मिली थी उसको न्यू बॉर्न इंडिया बोलते हैं। तो क्या है कि जो इसमें हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, जैसे कि मैंने आपको बताया। और इसमें क्या है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने खाली इंडिया में अपनी कॉलोनी नहीं बना रखी थी, बहुत सारे देशों में भी अपनी कॉलोनी बना रखी थी। कि और उसके बाद जब हमारा क्या था, हमारी इकनॉमी भी वीक थी। और जो ये इसको इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए, इसमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इलेक्शन भी कैसे कंडक्ट हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए। तो वो सब ये सब था इसमें। तो क्या था, हमारा जो थी वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन वर, जो कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट थी, लेकिन फिर भी जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया था, जो डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ किया था। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। उन्होंने ये सोचा था, और दूसरी कंट्रियों ने तो ये सोचा था कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे और हम लोग ऐसी नॉर्मल वे में रहेंगे। लेकिन हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करा था, पॉलिटिक्स के थ्रू अंडर उन्होंने ये सब किया था। पॉलिटिक्स करके उन्होंने पॉलिटिक्स को पॉजिटिव वे में लिया था, नेगेटिव वे में नहीं लिया था। क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम खाली पॉलिटिक्स करें और बस खाली अपने बारे में ही सोचें। उन्होंने ये सोचा था कि हमें इंडिपेंडेंट भारत बनाना है और हमें डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, वोटिंग का वो करना है, वो सब ये सब इस चैप्टर में दिया गया है। कि भाई जब हम अपनी पॉलिटिक्स को चूज़ करेंगे तो उसमें क्या है, वो हमें आंसर भी देगी। हमें 2 विजिबल वे हैं जो हमें, मेन इनका जो पर्पस था कि हमारे देश को हमें स्वतंत्रता दिलानी है। हर एक जो नागरिक था सबके बारे में सोचना है, खाली ये नहीं कि एक राजा है और बाकी सब नौकर हैं, वो सब नहीं करना था। और जो जो उन्होंने राइट डिसीज़न लेके हमारी इकनॉमी को भी और हमारे देश को भी इंडिपेंडेंट बनाया था। तो लास्ट चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था। उसको अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 24 जनवरी 1950 को इस पर सिग्नेचर हुए थे। एंड देन इफेक्ट ऑफ 26 जनवरी 1950 को उसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था हमारा। तो इंटर्म गवर्नमेंट मतलब टेम्परेरी गवर्नमेंट के अंडर पहले ये चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ, हमारे लीडर्स थे जो उन्होंने वोटिंग का वो स्टार्ट किया। तो क्या हुआ, उसके बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो था सेटअप हुआ था 1950 में। सुकुमार सेन जो थे, सुकुमार सेन बिकम द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, ये आ सकता है कि हु वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थे, सुकुमार। एंड देन कंट्री में फर्स्ट इलेक्शन एक्सेप्टेंस कब हुआ था, 1950 में। 1950 में जो हमारा इलेक्शन का फर्स्ट वो डिसाइड हुआ था कि हाँ भाई इलेक्शन होंगे।
तो उसमें क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, ऐसे ही कोई डिसाइड नहीं हो चुका था कि हाँ भाई बोला और हो गया। उसमें क्या होता है, कैंपेन करना पड़ता है, बहुत सारे पार्टी के वर्क होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों को कलेक्ट करना पड़ता है जो ऑनेस्ट होते हैं, अपने अपनी उसके लिए ऑनेस्टी से काम करते हैं। तो क्या होता है, इकनॉमी की जो हमारी वीक थी उसको भी कवर करना था, क्योंकि जब भी कोई इलेक्शन करना होता है उसमें फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे ही हो जाता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए थे, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थे, क्या क्या, एक तो फ्री फेयर इलेक्शन करना, कि चीटिंग नहीं करना। पर फ्री फेयर इलेक्शन होते थे, हुए हैं और अब भी होते हैं। तो फ्री फेयर इलेक्शन होना इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि क्या है कि पहले से इलेक्शन से पहले बनाई जाने वाली जो वो होती थी, प्लानिंग होती थी, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो क्या है, इसमें बहुत सारे, पहले क्या होता है, नाम कलेक्ट होते हैं, जैसे हम यहाँ पे भी हमारे वोटिंग में घर घर जाके सबके नाम कलेक्ट करते हैं कि कौन कौन एलिजिबल है उस वोटिंग के लिए, 18 से अबव है, अंडर 18 है, पूरे घर के सबके बंदों के नाम लिखवाए जाते हैं। तो वो सब होता था। तो उसमें बहुत सारे वो प्रॉब्लम थे। तो सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफ रोल वार पब्लिश हुआ था, और 40 लाख लोग वुमेन्स थी जो उनके जो रिकॉर्ड्स में नाम ही नहीं थे। इसमें जैसे क्या है कि नाम लिखे जाते थे, पहले क्या था कि वुमेन्स को प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, आप लोग को भी पता है, और आउट ऑफ कंट्री भी ये सब होता था। पहले आपको मालूम है कि जब कोई राइटर वुमेन होती थी, वो क्या करती थी कि कोई भी बुक लिखती थी, कुछ भी पोएम लिखती थी, तो उसके नीचे उसका नाम मेंशन नहीं किया जाता था। खाली क्या था कि जो कोई उसको पब्लिश कराता था या कोई बड़ा पोएट होता था, उसके अंडर वो बुक छपती थी, पर वो वुमेन्स का नाम मेंशन नहीं किया जाता था कि कौन पोएट है। तो क्या है, इसमें भी ऐसे ही था कि जैसे 40 लाख औरतें थी, उनका रिकॉर्ड ही नहीं था उसमें, और जो वाइफ और जो डॉटर्स थी उनके आगे क्या लिखा जाता था, जैसे कोई वाइफ है तो मिसेस गुप्ता, मिसेस शर्मा, मिसेस कपूर, ऐसे लिखा जाता था, नाम मेंशन नहीं किया जाता था पूरा। जैसे माय नेम इज़ दिव्या, तो आई एम दिव्या चूचरा, नॉट मेंशन विद माय हस्बैंड नेम। तो ऐसे नाम मेंशन किया जाता था। और जो डॉटर्स होती थी, बेटियां होती थी, उनका पेरेंट्स के साथ में, मतलब उसके पापा का नाम मेंशन कर दिया और वो उसके साथ में उसका नाम मेंशन, ऐसा हो गया। तो क्या था कि ये सब प्रॉब्लम्स आए, और उसमें क्या था कि जब औरतों को हक नहीं, वुमेंस को हक नहीं दिया जाएगा, तो वो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ऐसे कौन वोट दे रहा है, कौन कितनी बार वोट दे रहा है, कैसे पता चलेगा। तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत नेसेसिटी थी इस चीज़ की। तो क्या हुआ था, जब वर्ल्ड वाइड में सबसे बड़ा वो था टाइम जिसमें ये इतना बड़ा इलेक्शन कंडक्ट हुआ था। तो गाइस, ये जो इलेक्शन था ना, इसमें 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे जो एलिजिबल थे, अब अंडर एज नहीं थे, वो थे। और क्या था कि जो 3200 MLA थे, जिसमें 48 मेंबर्स ऑफ लोकसभा थे, और 15% ऐसे लोग थे जो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, वो सब थे। तो उसमें क्या है, ये जो इलेक्शन है, एक जो बहुत बड़ा जो ये इसका जो हमारी कंट्री में इलेक्शन हुआ था, जो ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो था ना, वो एक बहुत बड़ा टेस्ट भी था, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा टेस्ट था। तो क्या था, इसमें दूर बाहर के जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के जो लोग थे ना, वो मानते नहीं थे, और उसमें क्या था, वो ये सोचते थे कि ये तो एवं ही है बस। और उन्होंने क्या करा था कि अपनी कंट्री की वुमेंस को ये राइट्स नहीं दिए थे पहले। और हालांकि हमारी कंट्री में जब इलेक्शन हुए थे, कंडक्ट हुए थे, तो वुमेंस को भी इलेक्शन देने का राइट्स था, और इनकी देश में जो था, इनकी कंट्री में था, वो वुमेंस के लिए ये नहीं था, राइट नहीं था कि वो लोग इलेक्शन में आए और वोट दें। तो क्या है गाइस, अगला है ये जो चैलेंज मेथड ऑफ वोटिंग, वो वाला जो पैराग्राफ है, वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देन फर्दर हम देखेंगे बैलेट, ये जो चैलेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग। तो इसमें जो पहले क्या होता था, ये सब जो ऐसे बैलेट पेपर होता था पहले। तो जैसे इसमें जैसे क्या होता था कि उसके आगे
मार्क कर देते थे। पहले तो सबसे पहले क्या होता था कि एक पेपर के ऊपर वो डाल के और बॉक्स में हम जैसे डाल देते थे। उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद क्या है, इसके बाद अभी तो अब इलेक्शन कमीशन में जो है 2004 में जो है अपना इलेक्ट्रिक मशीन चल गई है। तो काफ़ी सारे चेंजेस आए पहले से अब तक में, बहुत सारे चेंजेस आए ये सब में। तो गाइस आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, वर्ल्ड वाइड में जो अपीयर वेरी बोल्ड एंड रिस्की, ये जो था वर्ल्ड वाइड जो दुनिया भर के लोग देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तो एक इंडियन एडिटर ने बोला था कि ये बहुत बड़ा जुआ है, बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा जुआ है। और ऑर्गेनाइज़र और मशीन मैगज़ीन के जो में कई लोगों ने लिखा था कि नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू है ना, वो एक बहुत बड़ा ये सब, बहुत ये जो हो रहा है ये सब बहुत बड़ा फेलियर ये सब है। तो इसको क्या था कि ये सब जो है इसमें जो ब्रिटिशर्स वो सब थे ना, वो ये सोचते थे खाली कि जो लिटरेट लोग हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, यही सब कर सकते हैं, इलिटरेट लोग कुछ नहीं कर सकते। तो आगे क्या है कि जो इलेक्शन था ना वो 2 बार पोस्टपोन हुआ था, लेकिन उसके बाद 1952 फरवरी 1951 से 52 तक ये जो फाइनल इलेक्शन हो जाता है। और इस सब में जो ये सब जो प्रोसेस होता है ना इलेक्शन का, इसमें क्या है 6 मंथ लगते हैं, जिसमें कैंपिंग होती है, पोलिंग होती है, और सब जो भी ये सब जो फेयर तरीके से ये सब होता है, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं और जो भी हार्ड वर्क होता है, सब जो भी प्रोसेस होता है इन बिटवीन, वो सब जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। और कांग्रेस जो होती है, क्योंकि जो भी है पहले जब कांग्रेस थी, शुरू से ही थी कांग्रेस, तो वो सब जानते हैं जो भी मूवमेंट्स हुए थे उसमें क्या है, डांडी मार्च और ये सब जो भी मूवमेंट हुए थे उसमें कांग्रेस थी। तो सब लोग कांग्रेस को डेफिनेटली जानते ही थे। तो क्या होता है कि सब अच्छे तरीके से वोटिंग होती है और काउंटिंग होती है, तो उसमें डेफिनेटली कांग्रेस जीत जाती है। और जो इंडियन जनरल इलेक्शन 1952 में बिकम लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है ना, ये सब जो देखते हैं ये सब होता है कि ये जो क्या हो रहा है, ये डेमोक्रेसी की कंट्री बन रही है, ये सब जो प्रॉब्लम्स आकर भी ये सब जो है हमारे देश में ये सब सॉर्ट आउट हुआ है। और इसमें क्या है कि जो कंडीशन थे गरीब लोग और अमीर लोग का पीना, ये सब जो था ना, ये कुछ पंगा नहीं था इसमें। तो क्या था कि जब सब खुश हो रहे थे कि हम लोग वोट देने जा रहे हैं, तो अमीर और गरीब, जैसे मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी ना वोट देने, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि आप फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं। कौन कौन फर्स्ट टाइम वोट देने गए हैं इस साल? तो गाइस पहले ऐसा है ना कि जो अंडर 18 होते हैं और जो सब, अभी तुम लोग तो नहीं होंगे, तुम्हारे नियर बाय जो भी है वो सब कौन कौन तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो बहुत एक्साइटेड है वोटिंग के लिए, बिकॉज नाउ बीजेपी की सरकार है। और बहुत सारे बच्चे जो होंगे जो फर्स्ट टाइम वोट दे रहे होंगे, तुम्हारे कज़न्स, नेबर, वो सब, तो वो भी एक्साइटेड होंगे बिकॉज अब इलेक्शन का टाइम वैसे भी चल रहा है। तो अगला टॉपिक है कांग्रेस डेमोक्रेसी इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। 3 जनरल इलेक्शन हुए थे। तो इस फर्स्ट जनरल इलेक्शन का रिजल्ट जो था ना, वो कोई सरप्राइज़ नहीं था, क्योंकि क्या है 3 बार कांग्रेस जीत चुकी है। तो क्या है उसमें, क्या है जो भी कांग्रेस क्या है 3 बार इलेक्शन जीत चुकी है। जो नेशनल मूवमेंट कौन से होते हैं, जैसे क्वाइट इंडियन मूवमेंट, डांडी मार्च और नॉन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब जो मूवमेंट थे जो गांधी जी के टाइम पे थे ना, जो ये सब जो थे वो सब सबको इसके बारे में मालूम है कि कौन कौन से मूवमेंट थे। तो क्या है कि ये जो स्प्रेड हो रहा, तो क्या था, इट वॉज द ओनली वन पार्टी देन हैव द ऑर्गेनाइज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो एक ही पार्टी थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही थी कि कौन सी, कांग्रेस। क्योंकि कांग्रेस को ही सब जानते हैं, जैसे अब बीजेपी को सब जानते हैं, पहले कांग्रेस को सब जानते थे। तो इट वॉज़ वेरी पॉपुलर। एंड जो नेहरू जी थे ना, वॉज मोस्ट पॉपुलर चेयरमेस्टिक लीडर ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। ये सबसे बड़े जिससे लीडर, चेयरमेस्टिक लीडर थे, और उन्होंने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया था। और ये रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था कि कांग्रेस जो है ये कोई सरप्राइज़ की बात नहीं थी। इसमें पार्टी में क्या था, पार्टी वन 364 ऑफ द 489 सीट्स इन फर्स्ट लोकसभा, फिनिश वेरी वेरी हेड ऑफ एनी अदर चैलेंजिंग। कितना, 364। एंड देन अदर जो कम्युनिटी के वो थे ना, वो 16 सीटें जीते थे, खाली 16। एंड कांग्रेस कितनी जीती थी, 489 टू
ऑफ 364 एंड अदर वाई 16, बाकी के जो थे वो 16 क्यों जीतते थे? तो उसमें पहले क्या होता था कि जैसे ये लोकसभा का जो होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर वो होता है, और स्टेट लेवल का जो होता है, हर एक स्टेट से जो वो जो भी मेंबर और कैंडिडेट होते हैं वो सब खड़े रहते हैं। तो जो ये कांग्रेस का स्कोर था ना, ये जो विक्ट्री थी इनकी माइंड ब्लोइंग थी, जो भी थी माइंड ब्लोइंग विक्ट्री थी। लेकिन क्या था, जब जो लोकसभा के वो थे इलेक्शन, वो तो अपनी सरकार बना ही चुके थे कांग्रेस। लेकिन क्या था, जब स्टेट लेवल के वो जो होते हैं ना इलेक्शन होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टेट जो होते हैं ना, वो उनसे कांग्रेस हार जाती है। जैसे इसमें केरला, मद्रास, उड़ीसा, ये सब जो स्टेट थे ना, इनमें ना कांग्रेस की सरकार नहीं थी। तो क्या होता है, जब नेहरू जी तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लेकिन जब स्टेट लेवल के इलेक्शन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो क्या है, 1952 में क्या होता है, 1962 तो फर्स्ट जो इलेक्शन होता है ना, वो कब होता है? फर्स्ट इलेक्शन होता है 1952 में। सेकंड होता है, आप 5 साल का वो हिसाब लगा लो कि 5 साल बाद लोकसभा का इलेक्शन जो 5 साल बाद होता है, तो 1952 फर्स्ट, 1957 और 1967 जो होता है, ये सब जो है इस लेवल पे इस साल में ऐसे ऐसे इलेक्शन होते हैं। तो क्या है, जब क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंस केस वाज द केरला इन 1957, और डेफिनेटली 1957 में जो है कांग्रेस वहाँ से भी इलेक्शन जीत ही जाती है। तो वो क्या होता है कि हार्ड वर्क और जो भी वो करते हैं उस प्रोसेस से वो वहाँ पे भी अपनी सरकार बना लेते हैं। वर्ल्ड वाइड पूरे इंडिया में वो अपनी सरकार बना लेते हैं। तो फिर क्या होता है, कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। कांग्रेस वन 3 आउट ऑफ एवरी सीट्स। वो जो क्या है, 1952 की जो वो होती है, क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है ना, वो लोकसभा के इलेक्शन में बहुत अच्छे से जीत जाती है। मेजॉरिटी ऑफ सीट द स्टेट एक्सेप्टेड। जो स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, सब जगह पे वो नहीं जीतती। जैसे कि केरला में, मद्रास में, उड़ीसा में, इस साइड पे क्या होता है कि जो कांग्रेस होती है ना, वो हार जाती है, उसकी गवर्नमेंट का रूल नहीं होता वहाँ पे। तो क्या होता है, जब लोकसभा का इलेक्शन के बाद जब क्या होता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं कौन, जवाहरलाल नेहरू जी। तो फिर क्या होता है, उसके बाद ये मैप में देखेंगे हम कि प्रीवियस पेज में भी हमने देखा होगा, जो मैप दे रखा है उसमें जो क्या होता है कि इलेक्शन कौन कौन से साल में होते हैं, कौन कौन से ईयर्स में होते हैं। 1952 में फर्स्ट इलेक्शन होते हैं, 5 ईयर के गैप में। आफ्टर दैट यू कैन सी दिस 1957 द सेकेंड इलेक्शन एंड थर्ड वॉज दैट 1967। अब देखना कि ये जो है, अच्छा, जो 1952 में जो इलेक्शन होते हैं उसमें क्या होता है कि कांग्रेस क्या होता है कि कितने परसेंट वोट मिलते हैं, 45% वोट मिलते हैं, और सीट्स कितने होते हैं, 74%। तो देखो, इतना ज़्यादा जो कांग्रेस के बारे में लोग जानते थे, लेकिन फिर भी 45% लोगों ने खाली उनको वोट दिए, और सीट्स कितने मिले, 74%। तो और बाकी सोशलिस्ट पार्टी थी जो उनको 10% मिले, और सीट 3%। तो उसमें क्या है कि जैसे आगे सीपीआई जैसे और जो भी वो थी पार्टी थी, उनमें भी जैसे, तो उनको क्या है, सब सीट्स को गिनते हैं। अगर हम बाकी के 45% जो कांग्रेस के हैं, बाकी का अदर्स का गिनते हैं हम, जो फिर भी आप देखो कि उनके वोट ज़्यादा होंगे, गिनते हैं। लेकिन क्या है, वोट बट गए थे, इसलिए कांग्रेस जीती थी, क्योंकि 45% खाली कांग्रेस के थे एंड अदर्स वन डिवाइडेड, बाकी के जो हो गए थे, बाकी उनके वो सब हो गए थे। तो बाकी क्या था, उसमें जो ये सब था, बाकी इसमें जो कांग्रेस जो थी बाकी जगह से जीत चुकी थी। और इसमें जो बाकी नॉन कांग्रेस कैंडिडेट्स थे, उन्होंने क्या किया, उनमें से जो सोशलिस्ट पार्टी थी और सीपीआई पार्टी थी, उसमें बाकी के जो थे वो सब एक साइड हो गए थे। और सेकंड नंबर पे कौन थी, सोशलिस्ट पार्टी थी। फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस थी एंड अदर वन, बाकी अदर थे। तो ये था ये वाला
टॉपिक एंड कम्युनिस्ट विक्ट्री इन केरला एंड दैट दिस इज़ द अदर टॉपिक। तो इसमें क्या है कि जो कांग्रेस थी वो 1957 में केरला में हार गई थी। वहाँ पे उनकी सीट नहीं बनी थी असेंबली इलेक्शन, मतलब स्टेट लेवल के इलेक्शन में वो हार गई थी 1957 में। कम्युनिस्ट पार्टी वोन द लार्जेस्ट नंबर सीट ऑफ केरला। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, दूसरी पार्टी थी, कम्युनिस्ट मतलब जो उनके साथ मिल के काम करती थी, लेकिन अदर पार्टी जो थी वो जो थी जीत चुकी थी 60 ऑफ 120 सीट्स। तो उसमें क्या था जो गवर्नर बने थे जो वो EMS द नाबोंदर पद पैद लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट लीडर पार्टी के जो थे वो मेंबर बने थे। CM बनते हैं, जैसे स्टेट लेवल का जो वो होता है इलेक्शन, उसको क्रॉस करके जब वो जीत जाते हैं तो उसमें जो CM बनता है वो थे। तो उसमें क्या था, जो ये कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या करा, लाइब्रेशन स्ट्रगल किया। उन्होंने क्या किया, CPI की जो पावर थी उसको हटाने के लिए क्या करा, रेडिकल प्रोग्रेसिव पॉलिसी मेजर की। तो उसमें क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है कि एक टाइप का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए हम लोग बहुत सारे डेवलपमेंट करेंगे, जैसे नौकरी दिलवाना और हॉस्पिटल्स बनवाना, वो सब कह के कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रोग्रेस में लाएंगे। तो वो चीज़ ये करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट। तो क्या होता है, जो कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है वो तो डेफिनेटली इंडिया में जब बन चुकी है तो उनकी पावर उससे ज़्यादा होगी। तो वो क्या करते हैं, वो उसको हटाना चाहते हैं CPI पार्टी को। तो क्यों हटाना चाहते हैं, इसलिए हटाना चाहते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं वहाँ पे, और ये सब पॉलिसी लगा के वो उनको हटाना चाहते हैं। और क्या होता है 1959 में क्या होता है, ये जो CPI की वो होती है ना पावर, ये इसको हटवा देते हैं और केरला के अंडर में 350 आर्टिकल 357 लगवा देते हैं। ये इमरजेंसी पावर होती है। जो क्या होता है, ये इन्होंने फर्स्ट टाइम इसका मिसयूज़ किया था, इस इमरजेंसी पावर का। अदरवाइज़ जो भी था फेयर तरीके से चल रहा था। तो नेक्स्ट है हमारा अब सोशलिस्टिक पार्टी के अंडर क्या सोशलिस्टिक पार्टी क्या थी, पहले कांग्रेस और सोशलिस्टिक पार्टी का फॉर्म कब हुआ था, कब बनी थी, वो 1934 में। और ये क्या है, जब इस ग्रुप के यंग लीडर थे ना, वो अपने ना सोशलिस्टिक पार्टी को किस तरह से चलाना चाहते थे। रेडिकल एलिगेशन कांग्रेस, तो मतलब रेडिकल मतलब क्या होता है, चेंज लाना, और एलिगेटेरियन मीन्स क्या होता है कि इक्वली सबको रखना, कि भाई छोटा बड़ा जो भी है, कोई फार्मर है या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबको इक्वली रखना। तो उसके बाद क्या हुआ, जब सोशलिस्टिक पार्टी सेपरेट हुई तो वो सेपरेट हुई 1948 में। उसके बाद क्या है, सोशलिस्टिक पार्टी के जो अंडर जो भी थी ना, वो कौन कौन से पार्टीज़ थी, जैसे किसान मजदूर प्रजापति पार्टी, प्रजापति सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्ता सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण, अशोका मेहता, ये सब जो थे ना, ये इस पार्टी के मेंबर्स थे। इन्होंने भी बहुत फ्रीडम फाइटर थे, जैसे बाजू में आचार्य नारायण देव दे रखा है, फ्रीडम फाइटर थे वो भी कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के। तो वो क्या था कि ये सब जो पार्टीज़ थी ना, ये पहले सोशलिस्ट पार्टी में थी, उसके बाद सेपरेट हो गई। ये मेन पॉइंट है जो लास्ट में दे रखा है सोशलिस्टिक पार्टी की। ये जो सब थी ना, पहले ये सोशलिस्टिक पार्टी के अंडर आती थी, फिर उसके बाद क्या, जैसे जैसे पॉलिटिक्स बढ़ती चली गई वैसे वैसे सब सेपरेट होते चले गए। तो आगे चलते हैं हम। उसके बाद नेचर ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस, इसमें क्या है, जैसे वन पार्टी डोमिनेंस है। वन पार्टी डोमिनेंस है, जैसे पहले क्या था कि वन पार्टी डोमिनेंस अपने तो जैसे कांग्रेस से उसमें बहुत सारे ग्रुप थे। मैं आगे आपको बताती हूँ। जैसे तो इसमें क्या है कि जैसे चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, ये सब क्या है, इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बेस के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर अपना गवर्नमेंट चलती थी। और उसमें क्या है, जैसे म्यांमार और बेलगरस, इजिप्ट, ये सब जो कंट्री थी वो वन पार्टी कंट्री थी, और ये सब मिलिट्री के बेस पे चलती थी। तो मिलिट्री के बेस पे चलती थी। और उसमें क्या है, इंडिया जो थी हमारी, वो क्या थी, डोमिनेंस वो थी। तो उसमें क्या है कि जैसे
और इसमें क्या जो साउथ अफ्रीका थी वो भी क्या है हमारी इंडिया की तरह ही थी, कि जैसे आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा कि साउथ अफ्रीका के वो बने थे राष्ट्रपति। तो किस तरह से बने थे, सब ने वोटिंग की थी उसके थ्रू बने थे, जैसे अपने कांग्रेस बनी थी कि सबकी मर्ज़ी से बनी थी, गवर्नमेंट डेमोक्रेसी से बनी थी। तो वैसे ही वो था कि वो उसके हिसाब से था। तो इसमें आगे क्या है, जैसे कि हमने अब क्या है कि वाई कांग्रेस कौन, कि जो कांग्रेस है वो किस तरह से जीतती थी, 3 टाइम जीती थी ना वो। तो वन पार्टी डोमिनेंस हो गया ये। तो उसमें क्या था कि जब कांग्रेस की जब फ्रीडम मिली थी उसके बाद क्या था, बहुत स्ट्रगल के बाद नेशनल मूवमेंट था। तो उसमें क्या था कि जैसे पहला तो यही है कि हमारा जो है हमें बहुत फ्रीडम मिलने के बाद हमने जो अपने उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद इलेक्शन हुए, इलेक्शन में जो कैंडिडेट भी थे ना, वो कुछ कैंडिडेट तो ऐसे थे जो कांग्रेस के ही थे, तो डेफिनेटली उन्होंने तो उन्हीं को ही वोट देना था, कांग्रेस को ही वोट देना था। तो ऐसा था। तो ऑलरेडी जो वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी अपने कांग्रेस, तो सब जानते ही थे। तो इसलिए डेफिनेटली जो उनकी स्ट्रेटजी थी वो उसी के बेस पे थी कि जैसे हम लोग अपना जैसे हम वोटिंग करने जाते हैं, डेफिनेटली हम मन से सोचते हैं कि हम लोग बीजेपी को वोट देंगे। अब सब नहीं, मैं अपनी बात बता रही हूँ। तो हम लोग वेरी स्टार्टिंग से ही हम ये सोचते हैं कि हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी को जिताएंगे। आई एम सेइंग फ्रॉम माई साइड दिस। तो वो चीज़ होती है। तो नेक्स्ट क्या है अब, कि जो इन्होंने ऑलरेडी कैंपेन स्टार्ट कर दिए थे पार्टी के लिए। और क्या था, ओरिजिनेशन नेटवर्क डाउन द लोकल लेवल पे भी क्या था इनका, लोकल लेवल पे भी इनको कांग्रेस को क्या है, बहुत सारे स्टेट में सब जानते थे कि बहुत फेमस पार्टी है, तो वो सब क्या था इसीलिए इसको वोट करते थे। और डेफिनेटली ये सारे फैक्टर जो थे ना डोमिनेंस कांग्रेस पार्टी के, जो उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूट किए और ये सब डोमिनेंस के बेस पे अच्छे काम किए। और क्या था इनको, क्या ऐसा नहीं था कि जब जैसे जैसे डिफरेंट पार्टी थी ना, डिफरेंट पार्टी के बेस पे जैसे क्या होता था कि हमारी अपोजिट पार्टी है तो हम क्या है उनके साथ दुश्मनी निभाएंगे, ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था कि ना सब क्या है, अगर जो हम अपोजिट पार्टी भी है ना तो सब क्या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे के साथ में रहते थे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ना सामने वाली पार्टी से मतलब गलत वो करते थे। तो इक्वली थी सब कुछ। नेक्स्ट टॉपिक है कांग्रेस एज अ सोशल आइडियोलॉजिकल कोलरेशन। तो इसमें क्या है कि कांग्रेस जो है इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि कांग्रेस की हिस्ट्री क्या है, कि किस तरह से उन्होंने अपना वर्क किया, किस तरह से सबको अपने साथ लेके चले सब कुछ, ऐसे कि कांग्रेस कैसे स्प्रेड हुई जस्ट। तो क्या था 1885 में ये क्या इसका ओरिजिनेशन हुआ था। ऑर्गेनाइज इसको किया था प्रेशर ग्रुप से, एजुकेशन, प्रोफेशनली, कमर्शियल, क्लासिक, मास मूवमेंट, 21st सेंचुरी, ये सब हुआ था। तो उसमें क्या था कि जैसे ये इंग्लिश स्पीकिंग लोग थे, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, तो ये सब जो थे ना वो भी इसमें ऐड हो गए थे। पहले तो क्या थे कि जब पहले कांग्रेस थी ना तो वो क्या करते थे, पहले सिर्फ क्या होता था लिटरेट लोगों को ही चांस देते थे। तो उसमें उसके बाद क्या होता है, जब ना डिसओबीडिएंट मूवमेंट्स लॉन्च होता है तो उसके बाद क्या होता है कि सबको पीजेंट, इंडस्ट्रियल, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर, मिडिल क्लास, हाई क्लास, कास्ट, और ये सब जो थे ना वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि जब तक हम सबको लेके नहीं चलेंगे तो हम अपने गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते। हम ये सोचेंगे कि एक लिमिटेड स्पेस तक हम लोगों को इकट्ठा करके वोटिंग करके हम लोग जीत सकते हैं, तो कैन नॉट पॉसिबल दिस। तो फिर इसको क्या बोलते थे, रेनबो लाइक सोशल। तो रेनबो मतलब क्या होता है कि सब मिक्स हो गए, जैसे वर्कर भी मिक्स हो गए, अपर क्लास, लोअर क्लास, सब कुछ सारी क्लासेस मिक्स हो गए, सारे कास्टेस सब एक लेवल जो होता है क्लास वाइज वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है वेरियस लैंग्वेज, वेरियस रिलीजियस और सब तरह का लोग जो है वो वोट करने जा रहा है। तो डेफिनेटली जब सब कांग्रेस को जानने लगेंगे तो ये एक डोमिनेट पार्टी बन जाएगी, और वो हुआ भी यही था। तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें कांग्रेस क्या होता है अच्छे, उसमें इसकी आइडियोलॉजी जो होती है उसकी सब की जो एक जो क्या होता है
फैक्शन, फैक्शन क्या होता है? एक ग्रुप, जैसे ग्रुप होता है कि एक जैसे मैंने जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस में अलग अलग टाइप के लोग हैं, जैसे रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेशन, रेडिकल, मॉडरेट, राइट, लेफ्ट, शेड ऑफ द सेंटर, मतलब ये सब जो अलग अलग है ना क्वालिटी, जो ये सब कांग्रेस में किसी की थिंकिंग कैसी है, डिफरेंट थिंकिंग, डिफरेंट ग्रुप हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मेरी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, सामने वाले दूसरा कोई है उसकी सोच अलग है, तो फिर भी क्या है, सबकी सोच अलग अलग है लेकिन सब एक ही पार्टी में है। और क्या है कि जैसे 5 पार्टी है, जैसे रेडिकल पार्टी है, मॉडरेट पार्टी है, अगर जैसे विलेजर्स रेवोल्यूशनरी है जो वो विलेजेस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पैसिफिस्ट जो हैं वो इंडस्ट्रियल को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो क्या है कि हर जगह पर हर एक एक ग्रुप है, जो वो ग्रुप है लेकिन क्या है एक छत के नीचे सब। कांग्रेस, अगर किसी तरह से कोई भी वोट जीतता है तो वो कांग्रेस को फ़ायदा होता है, ऐसा है ना। कोई अगर जैसे हमारे अब बीजेपी की सरकार है लेकिन कोई भी स्टेट जीतता है, तो कोई भी जैसे यूपी जीतता है, महाराष्ट्र जीतता है, जिसके अंदर भी यूपी की वो बीजेपी की सरकार है, तो डेफिनेटली जीते कोई भी, लेकिन फ़ायदा तो बीजेपी को ही होगा कि भाई बीजेपी की सरकार हर जगह बनती जा रही है। ऐसे ही पहले था कि कोई भी ग्रुप है, फैक्टर है, कोई भी फैक्शन है, कोई भी, तो ये जो है फ़ायदा सिर्फ कांग्रेस को ही होने वाला है। तो उसमें ये जो था मेन जो थिंग थी वो जो है कांग्रेस की सरकार का वो था कि सबको इक्वली और सबको एक साथ लेके चलना है, वही इनका मेन मोटिव था। तो क्या है, अब टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन जो है अगला टॉपिक है। इसके बीच में जो ये है पीछे वाला टॉपिक जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मैं अभी आपको पढ़ाती हूँ, पहले ये पढ़ा देती हूँ। क्वालिटेशन मतलब क्वालिटेशन लाइक करेक्टर ऑफ द कांग्रेस, आइडियोलॉजी के लोग, मतलब हर आइडियोलॉजी के लोग जो थे ना वो एक छत के नीचे थे ऑलमोस्ट। उसमें क्या था कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना था, कॉम्प्रोमाइज़ और अंडरस्टैंडिंग। अगर जैसे एक ग्रुप है, एक ग्रुप है मेरा और आपका, मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं और आप पूरी क्लास हो साथ में, तो क्या है कि अगर मैं आपके साथ कोऑपरेट करके चलूँगी कि भाई हर चीज़ में हेल्प करना, हर चीज़ को कोऑपरेट करना, अगर आप लोग कुछ मिस्टेक करते भी हो तो आई कैन क्लियर दैट अगेन एंड अगेन। तो मैं और आप लोग एक साथ में अगर टीचर है एंड स्टूडेंट हैं, अपने अपने लिमिटेशन को देख के चलेंगे कि हाँ हमको एक साथ में रहना है, इसी टीचर से पढ़ना है, तो वो चीज़ क्या होती है, एक कॉम्प्रोमाइज़ का समझ लो, अंडरस्टैंडिंग समझ लो, एक टीचर की एक स्टूडेंट के साथ में। तो वो क्या है, वो सब लेके चलना था हमको। और क्या है, टॉलरेंस करना था। ऐसा नहीं है कि एक बंदा गुस्सा कर रहा है और दूसरा भड़क रहा है, तीसरा भड़क रहा है, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। सबकी सुननी है, सबके साथ में रहना है। अगर एक पार्टी के नीचे रहना है तो वी कैन डू एनीथिंग फॉर एन कॉम्प्रोमाइज़, टॉलरेंस, हर एक चीज़ को लेके चलना है। अपने घर में रहते हैं हम तब भी तो सबका जो क्या होता है बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी हम सबकी सुनते हैं, बच्चों की सुनते हैं, पेरेंट्स की सुनते हैं एंड अदर हम अपने फ्रेंड्स की सुनते हैं। तो सबको साथ में लेके चलना है तो हमें टॉलरेंस करना पड़ेगा, सब कुछ सुनना पड़ेगा। अब फैक्शन क्या होता है, फैक्शन जो होता है एक ग्रुप होता है। इवन इफ ग्रुप वाज नॉट हैप्पी विद पोजीशन ऑफ पार्टी और विद शेयर ऑफ पावर, मतलब क्या है कि एक ही ग्रुप पोजीशन है जो सब एक ही छत के नीचे हैं और पावर सबके पास है, लेकिन सबकी सोच है वो अलग है। तो अगर क्या है कि पहले क्या होता था कि सबको साथ में रहना होता था। अब क्या है कि जैसे कांग्रेस अगर सबका टॉलरेशन कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो क्या है, अलग हो जाओ। पहले ये होता था कि अगर एक दूसरे के साथ में अपोजिट बिग ग्रुप कांग्रेस पार्टी में रह के भी एक दूसरे को अपोजिशन चलती थी। जैसे कि एक सामने वाली पार्टी है और हम हैं, तो क्या है कांग्रेस में ही, लेकिन एक दूसरे की सुननी नहीं है। तो क्या है कि रहना ग्रुप में ही है लेकिन चलानी अपनी है, अलग पार्टी नहीं बनानी है। लेकिन क्या है कि बाद में क्या होता है, अपनी रेवलरीज जो है, अपनी दुश्मनी होती है जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें कि हाँ भाई वो सामने वाला बंदा क्या है, मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो चलो अलग हो जाओ, ये काम ख़त्म करो। तो इसमें क्या है कि फैक्शन का मतलब डेफिनेटली क्या होता है कि ग्रुपिज़म, ग्रुप बनाना अलग अलग।
come under the one roof and you are making a different group. जैसे सोसाइटी है, एक सोसाइटी है, जैसे मेरी सोसाइटी है, उसमें 3 बिल्डिंग है, तो उसमें क्या है कि सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है। तो 5 लेडीज़ का अलग ग्रुप है, 5 लेडीज़ का अलग है, 5 लेडीज़ का अलग है, लेकिन है बिल्डिंग तो एक ही है ना, रहते तो हम एक ही बिल्डिंग से है ना। अगर कोई हमको पूछेगा कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम बताएंगे ना कि ये हमारी बिल्डिंग का नाम, लेकिन हम अब सामने वाले को हम जानते नहीं, क्योंकि वो हमारे से अलग है ग्रुप में, तो वो चीज़ मैटर करती है। अब इसमें भी कितने सारे, जैसे सोशलिस्टिक पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, भारतीय जनसंघ पार्टी है, ये सब भी क्या सब पार्टीज़ हैं। क्या है कि लेकिन कम अंडर द कांग्रेस, जैसे कि सब कोई ना कोई इसमें कितने सारे, ए के गोपालन और ये रफ़ी अहमद है, ये कितने सारे जो हैं फ्रीडम फाइटर हैं, दीन दयाल उपाध्याय हैं, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा होगा। इट इज़ वेरी प्रीवियस क्लास। आचार्य नारंदर देव हैं, ये मौलाना अब्दुल कलाम हैं। ये सब इन्होंने क्या किया था पार्टीशन के टाइम पे, ये भी एग्री नहीं थे कि पार्टीशन हो। तो ये सब जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें अम्बेडकर जी हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था जिन्होंने हमारा। ये सब जो पार्टी हैं ये भी हैं जिनके कोई ना कोई को फाउंडर होते हैं, जो इनको बनाया जाता है, जो भी इसको बनाता है इसको, तो वो सब दिया हुआ है इसके अंदर। और इसके अंदर एक टॉपिक हमारा अब है जो नेक्स्ट है, इमरजेंसी ऑफ अपोजिशन पार्टी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अपोजिशन पार्टीज़ में क्या था, इसमें जो था ना, मैंने अपोजिशन पार्टीज़ और कंट्री, जो हमारी अपोजिशन पार्टी थी ना बहुत सारी थी, एक नहीं थी। तो उसमें क्या था, पहले जो पार्टीज़ होती थी मल्टी पार्टीज डेमोक्रेटिक, मल्टी टाइप ऑफ पार्टी थी। और जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1952 में, आपको पता है, मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया है। और जो 16 और 17 का टाइम था तब क्या था, बहुत अच्छा टाइम था। उस टाइम पे ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं कि सामने वाला जो है वो हमारे लिए गलत है। क्या है कि एक दूसरे के लिए ना, all opposition parties succeed in the gaining only token representing in the Lok Sabha State Assembly during the period. The president played the crucial role. मतलब क्या था, जब ये जो है ना, what are the rule of opposition party? opposition party क्या रूल करती थी, किस तरह से रूल करती थी? तो क्या करती थी कि वो पहले तो क्या था कि first these parties offered the sustain and the often principally criticize of the पॉलिसीज़ एंड द पार्टीज़ ऑफ कांग्रेस। तो क्या था कि वो हमें क्रिटिसाइज़ करती थी, मतलब देखती थी ये काम सही कर रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं है कि उसको काटने के लिए नहीं बैठते थे, जैसे अब क्या है, एक दूसरे को काटने के लिए बैठते हैं पॉलिटिक्स में। तो काटने के लिए नहीं बैठते थे, कि उसको क्रिटिसाइज़ करते थे कि कोई गलत काम कर रही है तो वो सही, जो जब हमें कोई देख रहा होता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं, तो हमें सामने वाला बता रहा है कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे करना है, तो वी अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि हाँ वो सही सजेस्ट कर रहा होगा हमें। तो क्या है कि वो हमें बताती थी, कि हमें चेक करती रहती थी टाइम टू टाइम, कि पहले में क्या था, पहला पॉइंट इसका है कि जैसे कैसे पार्टी रूल करती थी। तो क्या है कि पहले में क्रिटिसाइज है, एंड सेकंड में है रूलिंग पार्टी अंदर चेक द ऑफन बैलेंस पावर विद द कांग्रेस बाय द कीपिंग डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव अलाइव। दूसरे में क्या है कि हमें चेक करती रहती थी कि भाई कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, तो वो सब रहता था। और तीसरे में क्या था कि डेमोक्रेटिक रिवेंटेड द रेस्ट्रीमेंट विद द सिस्टम फ्रॉम द टर्निंग एंटी डेमोक्रेटिक। तो मतलब डेमोक्रेटिक बनी रहे, एंटी डेमोक्रेटिक ना बने। ये जो शेपिंग ऑफ द कंट्री, तो क्या है, एंटी डेमोक्रेटिक ना बने। और उसमें क्या है, जो पार्टी के लीडर्स होते थे वो ग्रूम करते रहते थे। उनमें क्या था कि अगर हम सामने वाला हमको ग्रूम कर रहा है, हमको शेप दे रहा है, हमारी कंट्री को शेप दे रहा है, जो सब क्या है, सब में म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी सब लीडर्स के बीच में, अपोजिशन की पार्टी के भी। क्योंकि क्या है कि पार्टीशन के टाइम पे सब एक साथ में थे, जो सब थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इलेक्शन कंडक्ट हुआ था जब श्याम प्रसाद मुखर्जी, तो ये सब कैबिनेट में थे, उनके साथ जवाहरलाल नेहरू के साथ। और उन्होंने क्या किया था, जब सोशलिस्टिक लीडर थे ना जयप्रकाश नारायण, तो उन्होंने क्या बोला था, उनको ऑफ़र किया था कि वो हमारी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लें। तो क्या था, काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद द रिस्पेक्ट पॉलिटिकल एडवाइजेस। तो क्या था, सबके प्रति, एक दूसरे के प्रति तो क्या था कि रिस्पेक्ट थी। सामने सब ग्रुप में, जैसे नीचे आपने ये पिक्चर्स देखी होगी कि दे आर सिट टुगेदर, यहाँ पे सब साथ में बैठे हैं। सबकी आइडियोलॉजी क्या थी कि सब
क्या था, सिर्फ क्या था कि हमारे देश को हम इकोनॉमिकली डेमोक्रेटिक कैसे बनाएं। कि इस उस टाइम पे क्या था कि क्योंकि हमारे जो सोशलिस्टिक पार्टी थी और वो थी सब, कि अगर वो नहीं होती तो हमारी इकनॉमी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, क्योंकि सब साथ में मिलके काम कर रहे थे पहले के टाइम में। ये पहले के टाइम की बात थी, और अब के टाइम की बात ये नहीं है कि पहले जो हमारी, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे ये सब कुछ ख़त्म होता गया। ये जो ग्रुप था ये अपोजिट रह के भी हम सब देश के लिए सोचते थे, दैट वाज अ प्रीवियस थिंग, एंड नाउ इट इज़ टोटली चेंज। और पॉलिटिक्स, हमारी जो पॉलिटिक्स है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो लीडर्स हैं, दे आर टोटली चेंज। जो अभी कांग्रेस और बीजेपी टोटली डिफरेंट, दो जो पार्टी है, मैं जस्ट आई एम क्लियर कि दो पार्टीज़ का नाम बता रही हूँ कि दोनों बिल्कुल अलग है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। सबकी आइडियोलॉजी क्या थी, सबकी सेम थी। और जो की ऑफ रोल ऑफ द कांग्रेस फ्रीडम स्ट्रगल, दैट्स ही हेड स्टार्ट ओवर द अदर्स। और सब पहले क्या था कि ये जो पहले की बात है, ये पहले फेज़ की बात है। और हमने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है ये पहले फेज़ की बात है। जो आगे हम क्या है और इसके बारे में पढ़ेंगे, ये सब जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी का जो है इंटरेस्ट, ऑल द पॉलिटिकल पावर जो थे सारे, वो सब इक्वली थे एंड कोई भी अलग नहीं था। सब जो थे लीडर्स, ऑल आर इक्वल, रिस्पेक्ट इक्वल थी सबके, जो पोजीशन थी वो इक्वल थी, क्योंकि सब क्या है देश के लिए कर रहे थे। सब देश को, अपनी इकनॉमी को और अपने देश को सब इक्वल रखने के लिए, क्योंकि सबको इक्वली ही रखा गया था। बाद में सबको जो है राइट्स मिले थे वोटिंग के, और वो सब हुआ था। यहाँ पे जो लास्ट में श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, वो जो लीडर थे, फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ के, मिनिस्टर नेहरू के कैबिनेट में भी थे ये इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1950 में। ये सब जो दिया है जम्मू कश्मीर में जनसंघ के उसमें अरेस्ट हुए थे ये, और इसमें यहाँ पर इस ड्यूरिंग ये इनकी डेथ भी हो गई थी। तो क्या है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर इन दिस चैप्टर, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मेन पॉइंट इन दिस चैप्टर। जैसे कि इससे फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ग्रुप है। इसमें जो टॉलरेंस ऑफ मैनेजिंग फ्रैक्शन, मतलब ग्रुप जो थे वो कैसे मैनेज करते थे, कांग्रेस और सोशल आइडियोलॉजी क्या थी, ये सब जो है। और जो क्या है इसमें जो कांग्रेस कैसे बनी और इलेक्शन कैसे हुए, कितने कितने फेस में हुए, वो सब है। ये इसमें है कि वन पार्टी डोमिनेंस क्यों है, क्योंकि कांग्रेस जो है जो 3 बार जीती थी कंटिन्यू, जैसे अब बीजेपी जीत रही है बार बार। तो गाइस इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, और कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।